today we are going to discuss a topic which is in class 12, namely the chapter Principles of Inheritance. Principles of Inheritance. तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस का जो चैप्टर है ये हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो क्लास 12th में ये चैप्टर है आपका और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड के हिसाब से और नीट के हिसाब से। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर को समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या चीज़ हमें पढ़नी है। तो इसमें सबसे मेन चीज़ जो है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में कि दो टर्म इसमें इस्तेमाल किए गए हैं, इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और दूसरा इसका नाम है वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो क्या मतलब हुआ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में इसमें दो टर्म इस्तेमाल किए गए हैं। पहला टर्म तो है इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र हो जाना, पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हो जाना, इनहेरिट हो जाना, इनहेरिटेंस कहलाता है। तो कोई भी स्पीशीज़ है, वो स्पीशीज़ जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है तो क्या करती है, अपने कैरेक्टर्स को अपने बच्चों में ट्रांसफ़र कर देती है। इसको कहते हैं इनहेरिट करना, या हम कहते हैं बच्चों ने अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर इनहेरिट कर ले लिए, या पेरेंट्स ने अपने कैरेक्टर बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिए। बात देखिए, बच्चों ने ले लिए या पेरेंट्स ने ट्रांसफ़र कर दिए। टर्म यहाँ पर जो एक्सप्लेन हमें कर रहा है वो है एन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस यानी कि कोई चीज़ ट्रांसफ़र हुई है। तो एक चीज़ हमें ये समझनी होगी कि पूरी नेचर के अंदर जितना भी हम यहाँ बायोस्फीयर में ऑर्गेनिज्म देखते हैं, वो सब ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो भी प्रेजेंट हैं, वो एनिमल्स हो या प्लांट्स हो, वो सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मेजॉरिटी में रिप्रोड्यूस करते हैं। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी करते हैं, लेकिन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड नेचर में लिमिटेड रह गया, ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। ऐसा क्यों था? क्योंकि ए सेक्सुअल मोड से पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग्स के सामने नेचर में जब वेरिएशंस हो रहे थे, नेचर बदल रही थी, कभी पानी, कभी बरसात, कभी आग, कभी कुछ, तो नेचर में जो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस थे उसके साथ में वो सस्टेन नहीं, यानी कि जिंदा नहीं रह पा रहा था ए सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करने वाला ऑर्गेनिज्म। क्यों नहीं कह रह पा रहा था? क्योंकि उसके पास कोई स्ट्रक्चर ऐसा था ही नहीं जो कि एडवर्स कंडीशन में कुछ समय के लिए अपनी स्थिति को रोककर और फिर वेट करे अनुकूल परिस्थिति का, यानी कि नॉर्मल कंडीशन का वेट करे और उसके बाद में फिर आगे अपना जीवन बढ़ा ले जाए, यानी कि जो एडवर्सिटी का टाइम है वो क्रॉस कर जाए वो किसी तरीके से। ऐसा ए सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म अपने अंदर डेवलप नहीं कर पाए। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे फ़ायदा ये हुआ कि नेचर जो है सेक्सुअल मोड की तरफ चल दी। तो ऐसा किताब में भी लिखा हुआ है NCERT में, ऑन दी ऑनसेट ऑफ एडवर्स कंडीशन नेचर एडॉप्टेड सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो हमें एक बात तो ये समझनी होगी कि कभी भी नेचर में ए सेक्सुअली ज़्यादा रिप्रोड्यूस करने वाले, यानी कि बिना दो पेरेंट के इन्वॉल्वमेंट के रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बिना दो पेरेंट के रिप्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल नहीं हो पाए। दो पेरेंट ही सक्सेसफुल हो पाए। तो दो पेरेंट जब इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ पर सेक्स बदल गया, एक को मेल कहते हैं, एक को फीमेल कहते हैं। जहाँ पर ए सेक्सुअल में एक ही सेक्स मौजूद होता है, वही अपने बॉडी से रिप्रोड्यूस करता है, वो चाहे अमीबा हो, पैरामीशियम हो, और बहुत सारे स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, फंजाई और लोअर इनवर्टिब्रेट्स। और अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्लांट्स में जैसे आलू से आलू पैदा हो जाता है, अदरक से अदरक पैदा हो जाता है। इस तरह के जो सिस्टम है ये भी एक लिमिटेड स्पेस तक ही रह पाए। लेकिन जैसे कि हम बड़े बड़े पेड़ देखते हैं, आम के, नीम के, या जैसे हम लोग हैं कॉम्प्लेक्स एनिमल कहलाते हैं, तो नेचर में हम धीरे धीरे इवॉल्व होते गए।
छोटे जानवरों से हम बड़े जानवर बनते चले गए, इवॉल्व होते चले गए, फाइनली हमने सेक्सुअल मोड को अडॉप्ट कर लिया परमानेंटली। तो फ़ायदा क्या हुआ सेक्सुअल मोड रिप्रोडक्शन का? जैसे हम मान लो फ्लावरिंग प्लांट की बात करते हैं, तो फ्लावरिंग प्लांट में पॉलन ग्रेन बन जाता है। पॉलन ग्रेन क्या करता है? सस्टेनेबल, यानी कि लंबे समय तक अगर सपोज करो रिप्रोडक्शन नहीं हो पाया, सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाया, तो क्या होता है, वो पॉलन ग्रेन की अपनी वायबिलिटी पीरियड होता है, कुछ समय तक जिंदा रहता है, वेट करता है कि मैं फर्टिलाइजेशन की स्थिति में आ रहा हूँ, किसी पॉलन किसी स्टिग्मा पर लैंड कर रहा हूँ क्या। अगर वो ऐसा कर पाता है तो उतने समय तक पेड़ से छूटने के बाद तुरंत नहीं मरता पॉलन। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, हम कुछ समय के लिए फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस जो हमारा खिंच गया था किसी वजह से, एडवर्स कंडीशन की वजह से, वो फर्टिलाइजेशन हमने बाद में हम उसको कंक्लूड कर लिया या वो कर सकता है। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर सीड बन जाते हैं, तो बीज भी पड़ा रहता है। जैसे आप देखो कितने सारे बीज, गेहूँ का, चने का, दुनिया भर के अनाज, फसलें, मसाले, सब्जियाँ, सब हम बीज को संजो कर रख लेते हैं, अपने पास में स्टोर कर लेते हैं। हमारे पास में पॉलन बैंक भी है, सीड बैंक भी है, वो तो चलो हमारे पास है। लेकिन पहले नेचर में क्या है, नेचर में इन सब बीजों की तुरंत डेथ नहीं होती, तुरंत डिस्ट्रॉय नहीं होते, और पेड़ अपनी, एक पेड़ हजारों की संख्या में सीड बनाता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, सीड एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या फ़ायदा हुआ, सीड बनने से वो लंबे समय तक टिका रह गया। जब उसको एडवर्स कंडीशन खत्म हुई, अनुकूल फेवरेबल कंडीशन मिली, तो सीड मिट्टी में जर्मिनेट हो गया और पेड़ निकल आया। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, उस पेड़ की स्पीशीज़ की सर्वाइवल के चांस बढ़ गए। जो अब तक एसेक्सुअली अगर मान लो ख़त्म हो जाता पेड़, तो अपने पीछे वो कोई गैमीट या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर छोड़ कर नहीं जा रहा है जो स्ट्रक्चर उसको आगे के लिए उसको बचाने में सहायक हो, क्योंकि वो बॉडी है उसके पास। मान लो कोई बेल है, टूट गई, खत्म हो गई, मर गया। पेड़ था मगर ख़त्म हो गया तो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन कोई स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बना पाया वो, जो स्ट्रक्चर उसको एडवर्स कंडीशन में सर्वाइव करने में और कुछ समय तक के लिए अपने आप को रोक कर और फिर अनुकूल फेवरेबल कंडीशन का वेट करें और फेवरेबल कंडीशन में आने में दोबारा से प्रोपोगेट हो जाए, भर जाए, पेड़ बन जाए। अच्छा, तो मेन बात जो हम बताना चाह रहे हैं वो ये है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी नेचर के एनिमल्स और प्लांट्स करते हैं, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जो भी उनकी कैरेक्टर्स होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये सेक्सुअल मोड की खासियत है और इसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस तो इनहेरिट करने के लिए मान लो पेरेंट्स से बच्चों में कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने के लिए उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा, अपनी बॉडी से कोई स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा जिसको गैमीट कहते हैं। फिर वो गैमीट फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद वो गैमीट स्ट्रक्चर बनाएंगे जाइगोट का, और जाइगोट आगे बढ़ के एम्ब्रियो बनाएगा। तो इस तरह से दो स्ट्रक्चर, एक मेल से मिला स्पर्म या पॉलन और फीमेल से मिला हमें एग या ओव। ये स्ट्रक्चर जो कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कहलाता है, जो कि गैमीट कहलाते हैं, ये जब आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं तो दोनों के मेल और फीमेल के जो कैरेक्टर होते हैं जिनसे वो गैमीट बने हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और पैदा होने वाले ऑफस्प्रिंग में वो कैरेक्टर दोनों के मिक्स ट्रांसफ़र होते हैं। इससे क्या मतलब समझ में आया कि इंसान का बच्चा इंसान बनता है, बिल्ली का बिल्ली बनता है, कुत्ते का कुत्ता बनता है, गधे का गधा बनता है, जो भी है स्पीशीज़ है, अपनी स्पीशीज़ के पूरे कैरेक्टर, अपनी स्पीशीज़ के मैक्सिमम कैरेक्टर एक पेरेंट अपने बच्चों को दे देता है अपने गैमीट के माध्यम से। जो स्ट्रक्चर को बॉडी में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो गैमीट बनाता है, इसको रिप्रोडक्टिव सेल भी कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सेल के माध्यम से वो अपने कैरेक्टर उस रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर उसके डीएनए में होते हैं। वो डीएनए जब फीमेल के डीएनए से जुड़ जाता है तो दोनों के डीएनए मिल जाते हैं। पैदा होने वाला बच्चा उनके जैसा ही दिखता है क्योंकि वो डीएनए उन दोनों का ही होता है। स्पीशीज़ एक ही है, इसलिए पैदा होने वाला बच्चा भी अपने पेरेंट जैसा दिखता है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा टर्म आता है, इसको कहते हैं वेरिएशन। तो वेरिएशन का मतलब क्या होता है? वेरिएशन का मतलब होता है कि जब भी कैरेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं तो कोई भी चीज़ जब दो मिक्स हो रही है, मेल फीमेल है तो एक ही स्पीशीज़ के, लेकिन है तो दोनों अलग ही ना।
बेसिक डिफरेंस तो उनमें मेल फीमेल का तो पहले ही हो गया, लेकिन फिर भी पैदा होने वाला बच्चा इंसान का बच्चा इंसान है, ये तो कैरेक्टर ट्रांसफ़र चली गई कि इंसान से पैदा होने वाला बच्चा इंसान होगा। लेकिन चूँकि दो पेरेंट इन्वॉल्व हैं, इसलिए दो इंडिविजुअल अलग अलग इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, इसलिए पैदा होने वाला बच्चा दोनों का मिश्रण होगा, दोनों का मिक्स होगा। हाँ, रिजेम्बलेंस उसकी ह्यूमन जैसी होगी या किसी दूसरे पेरेंट से ज़्यादा अपने पेरेंट से मिलेगा, क्योंकि वो उसके सेल से बना है। रिजेम्बलेंस अपने पेरेंट से उसकी ज़्यादा होगी, लेकिन वो बच्चा एग्जैक्टली अपने पेरेंट जैसा नहीं हो सकता। इसको कहते हैं वेरिएशन। तो प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के चैप्टर में जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं वो बेसिक बात क्या है कि हमें यहाँ पर दो बात समझनी होगी कि कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होने वाला चाइल्ड अपने पेरेंट्स के कैरेक्टर को इनहेरिट करता है, लेकिन वो इनहेरिटेंस 100% एग्जैक्ट ना होकर वेरिएशन के साथ होती है, चेंजेस के साथ होती है, थोड़े फ्लक्चुएशंस के साथ होती है। और ये वेरिएशंस जो होते हैं वो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से पैदा होते हैं। यही वेरिएशंस जब कई जनरेशन टू जनरेशन एक्यूमुलेट होने लगते हैं, इकट्ठे होने लगते हैं, तो एक स्पीशीज़ बन जाती है या सब स्पीशीज़ बन जाती है, और इसको कहते हैं स्पीशिएशन। नेचर में वेरिएशंस लगातार एक्यूमुलेट होते रहते हैं, स्पीशीज़ बनती रहती है, जिसको स्पीशिएशन कहते हैं। हम एक बात जानते हैं कि नेचर जब शुरू हुई, नॉन लिविंग से लिविंग का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि नॉन लिविंग से लिविंग बनना शुरू हुआ। उस समय पर नेचर में कोई भी लिविंग क्रीचर नहीं था, केवल मंगल ग्रह की तरह यहाँ पर मिट्टी मिट्टी थी। धीरे धीरे पानी बना और धीरे धीरे एटमॉस्फेयर बना। उससे जो है नेचर में सपोर्ट मिला, लिविंग को पैदा होने में सपोर्ट मिला। जैसे कि हमने ऑपरेंट थ्योरी पढ़ी हुई है, जिसमें कि उन्होंने बोला था केमिकल एवोल्यूशन हुआ, यानी कि बहुत सारे केमिकल ऐसे पैदा हो गए जो कि आपस में जुड़कर उस समय के एटमॉस्फेयर के हिसाब से, स्पार्क था, बिजली बहुत कौंध रही थी, पानी था, वो एटमॉस्फेयर के हिसाब से जो केमिकल्स आपस में फ्यूज़ कर गए तो उन्होंने बायोकेमिकल बना दिया। और बायोकेमिकल सबसे मेन जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी लिविंग को बनाने में, वो होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो बायोकेमिकल्स आपस में सिंथेसाइज हो गए, उन्होंने न्यूक्लिक एसिड बना दिया, और यहीं से जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर आगे बढ़ना शुरू हो गए। लेकिन हम डेवलप हैं बैक्टीरिया से या और छोटे अमीबा जैसे जानवरों से, जो बाद में एवोल्यूशन हुआ, उसमें हम जैसे कॉम्प्लेक्स एनिमल हज़ारों लाखों सालों के बाद जाके डेवलप हुए। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी हमारी बॉडी में लगातार होने वाले चेंजेस की वजह से, जो चेंजेस हमने समय समय पर एटमॉस्फेयर से बचने के लिए, आगे अपना जाने के लिए, कहीं जो भी हमें बॉडीली प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए हम जो अपने अंदर एक्यूमुलेशन करते चले गए, चेंजेस करते चले गए, जिस तरीके से हम अपने आप को बदलते चले गए, वो हमारे चेंजेस सीधे सीधे धीरे धीरे करके परमानेंट होते चले गए, और हम वैसे वैसे अपने ओरिजिनल पेरेंट से धीरे धीरे अलग होते चले गए और नई स्पीशीज़ बना दी गई। इसी तरीके से बंदरों से इंसान बने, इसी तरीके से होमिनॉइड्स बने, और ये लगातार एवोल्यूशन चलता रहता है, और आज भी एवोल्यूशन चल रहा है। और एवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस में कभी बंद नहीं होता, एवोल्यूशन प्रोसेस कभी बंद नहीं होता, और ये चलता रहता है। अब हमें ये समझना होगा कि मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया। 1856 से 1863 के बीच में मेंडल ने अपने चर्च में 7 साल में उसने ये प्रयोग करे मटर के पौधे पर, और मटर के 7 कैरेक्टर उसने स्टडी करे। मटर के 7 कैरेक्टर जो उसने स्टडी करे, उसमें उसने क्या देखने की कोशिश करी कि उसने मीठी मटर ली पायसम चटाइवम, और उस मटर के उसने 7 कैरेक्टर स्टडी करे, जैसे पॉड का साइज़, पॉड का कलर, सीड कलर, ठीक है, सीड की शेप रिंकल्ड है कि राउंड है, प्लांट की हाइट और फ्लावर पोजीशन। इस तरीके से 7 कैरेक्टर उसने स्टडी करे, और 7 कैरेक्टर्स की कंट्रास्टिंग ट्रेट उसने 14 कंट्रास्टिंग ट्रेट ली। जैसे हाइट अगर एक कैरेक्टर है तो उसकी हाइट लंबा होना और छोटा होना 2 ट्रेट हो गए। तो पौधे लंबे भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, पर कैरेक्टर क्या कहना जाएगा?
हाइट एक सिंगल कैरेक्टर है जिसकी दो कंट्रास्टिंग ट्रेट हो गई, लंबी हाइट वाला और छोटी हाइट वाला। इसी तरीके से उसने 7 कैरेक्टर स्टडी करे, गोल बीज, झूरीदार बीज, फ्लावर पोजीशन एक्सियल है कि टर्मिनल है, और पॉड का कलर येलो है कि ग्रीन है, और पॉड का साइज, और इसी तरीके से सीड कलर येलो है कि ग्रीन है। तो ऐसे उसने देखा कि मटर के एक स्पीशीज़ को पकड़कर अगर हम ये देखें कि आगे की जनरेशन में मटर के अंदर कैरेक्टर्स अगर एक दूसरे से क्रॉस कराया जाए, बात तो वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हो रही है, उसने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया मटर के पौधों के बीच में, पर अपने आप कराया, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन कराया। मतलब एक मटर का पॉलन और दूसरे मटर का स्टिग्मा, ऐसे 2 पौधों के बीच में उसने क्रॉस कराया 7 कैरेक्टर के लिए, और इस तरह से उसने कैरेक्टर स्टडी करे। तो इसमें हम यहाँ करते हैं मेंडल वर्क। अब मेंडल वर्क में जो आज मैं चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ वो है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। मेंडल ने एक जीन कैसे ट्रांसफ़र होती है अगर ये पता लग जाए तो सारी जीन बॉडी की जो हमें पूरा का पूरा ऊपर से नीचे तक बना रही है, ये सारी की सारी अगर ट्रांसफ़र होती हैं तो एक जीन का ट्रांसफर होना पता लग जाएगा, तो बाकी जीन कैसे ट्रांसफर होती है यही पता लग जाएगा। तो सिंगल जीन, अब हमें एक बात मालूम है कि हमारे शरीर में ये होता है सेल, और सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो होते हैं पेयर में प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम के अंदर हमारे डीएनए मौजूद होता है और डीएनए के अंदर जीन मौजूद होती है। लेकिन चूंकि वो जीन, जैसे सपोज करो आँख का कलर है या आँख का साइज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट से 2 पेरेंटों की जीन मिली आपस में, माँ से भी आँख की कैरेक्टर की जीन ट्रांसफ़र हुई और पिता से भी आँख के कैरेक्टर की जीन ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि एक ओवम और एक स्पर्म मिल रहे हैं आपस में, दोनों में एक जीन ट्रांसफ़र हुई। तो हमको ये मालूम है कि ह्यूमन के अंदर अगर 46 क्रोमोसोम है तो हमारे गैमीट में 23 क्रोमोसोम रह जाते हैं। अगर 46 क्रोमोसोम हमारी बॉडी में है तो हमारे जब गैमीट बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनते हैं, उसमें आधे क्रोमोसोम रहते हैं, 23 क्रोमोसोम हो गए। तो 23 क्रोमोसोम पेरेंट में से एक मेल के और 23 क्रोमोसोम फीमेल के जब मिलेंगे तो बनने वाली बॉडी तो ह्यूमन ही होगी, बनने वाली बॉडी ह्यूमन की ही तो होगी। अब ह्यूमन की बॉडी जब बनी है तो क्या होगा, ह्यूमन की बॉडी जब बनी है तो उसको उसके अंदर एक ही आँख तो एक ही है, 2 आँख तो बनी नहीं है, 2 आँखें बनी है वो 4 तो बनी नहीं कि 2 माँ की और 2 पिता की बन गई हो। लेकिन कैरेक्टर दोनों से मिले हैं और आँख दोनों के मिलने से हमारी आँख बनी। इसका मतलब क्या हुआ कि जीन जो आँख का साइज कंट्रोल कर रही है वो माँ के डीएनए से भी मिली और पिता के डीएनए से भी मिली। जब माँ और पिता के डीएनए मिल गए, जब माँ और पिता के डीएनए मिल गए तो एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन के 2 डिफरेंट ट्रेट, एक पिता से मिला एक माँ से मिला। तो क्या मतलब हुआ, मान लो ये क्रोमोसोम, ये वाला क्रोमोसोम पेरेंट से मिला, मेल फादर से मिला, ये फादर से मिला, और ये वाला क्रोमोसोम मदर से मिला, तो 2 क्रोमोसोम आपस में पास आ गए। इसका मतलब इस वाले क्रोमोसोम पर भी एक जीन मौजूद होगी, इसका मतलब इस वाले क्रोमोसोम पर भी जीन मौजूद होगी और इस वाले क्रोमोसोम पर भी जीन मौजूद होगी। एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाली जीन है, दोनों एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रही है, लेकिन उसकी डिफरेंस होगा दोनों, एक माँ से मिली एक पिता से मिली, जीन तो एक ही है, इस जीन की कोडिंग एक ही है, लेकिन ये मिली 2 लोगों से है, माँ की जीन और पिता की जीन। तो इसको हम कहते हैं एलीली। ये 2 जो जीन के, एक ही जीन के जो 2 फॉर्म होती हैं उसको कहते हैं एलीली। एक ही जीन की जो 2 फॉर्म होती हैं उसे एलीली कहते हैं। तो मेंडल ने सबसे पहला जो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन जो समझा रहा हूँ उसमें उसने क्या किया, हाइट वाला कैरेक्टर लिया कि हम पेड़ की हाइट चेक करते हैं कि हाइट अगर पेड़ की जानी होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में तो किस तरीके से जाती है, तो इसको समझते हैं। हाइट अगर जानी होती है एक जनरेशन से तो उसने क्या किया, एक उसने लिया पेरेंट 1 और पेरेंट 2, पेरेंट 1 और पेरेंट 2।
अब यहाँ पर पेरेंट वन की हाइट को उसको पता लगाना है। उसने एक बिल्कुल लंबा पेड़ लिया और उसको रिप्रेजेंट किया कैपिटल टी से, और एक बिल्कुल छोटा पेड़ लिया, उसको रिप्रेजेंट किया स्मॉल टी से। अब क्या किया उसने, इसको क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने पर एक कैरेक्टर की बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है, तो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन हो गई, क्योंकि एक जीन एक कैरेक्टर कंट्रोल करती है। तो यहाँ पर हाइट का कैरेक्टर हमने ले लिया एक सिंगल, दो कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर एक ही कैरेक्टर की बात चल रही है। एक कैरेक्टर की जीन कैसे जाती है, मान लो बिल्कुल टॉल प्लांट है तो उसको मैंने कैपिटल टी रिप्रेजेंट कर दिया, बिल्कुल स्मॉल प्लांट है तो उसको स्मॉल टी रिप्रेजेंट कर दिया। अब चूंकि दो एलईडी होती हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, हमको ये बात मालूम है, तो दो एलईडी मैंने बताया तो XX क्रोमोसोम होता है। XX मतलब दो क्रोमोसोम जो पेयर में मौजूद है, उस पर एलईडी मौजूद है एक ही जीन की, इस पर भी मौजूद है, इस पर भी मौजूद है। तो ये दोनों जीन जो है कैपिटल टी की स्मॉल टी की हमने क्रॉस कराई, पैदा होने। अब इसके गैमीट बनेंगे, गैमीट में एक ही जीन ट्रांसफर होगी, आधे क्रोमोसोम रह जाते हैं तो ये डबल से आधे रह गए, तो इसमें दो जीन एक जैसी दिख रही है तो ये वाली जीन ट्रांसफर हो जाएगी नीचे। ऐसे ही इसमें दो जीन है एक जैसी है तो इससे भी छोटा वाला टी नीचे उतर आएगा। इसमें से ये दोनों गैमीट बन गए, दोनों प्लांट के गैमीट बन गए। अब इनको क्रॉस कराया, क्रॉस कराने में पैदा होने वाला ऑफस्प्रिंग टी और टी कॉम्बिनेशन का बनेगा। इसको कहते हैं जीनोटाइप, जीनोटाइप इसको कहते हैं जीनोटाइप। और ये जीनोटाइप में जब इसके सीड बनाए गए और इसको कहते हैं F1 जनरेशन। ये F1 जनरेशन है जिसको फाइलियल 1 जनरेशन भी कहते हैं, फाइलियल 1 जनरेशन भी कहते हैं, और F1 जनरेशन बात एक ही। तो पैदा होने वाले बच्चों के अंदर जो सीड पैदा हुए, उस सीड में ये कॉम्बिनेशन था। बाद में उसने सीड कलेक्ट कर लिए, दोनों क्रॉस कराया ना, फूल बना, फूल से फल बना, उसके बीज ले लिए, बीज लेके उनको उगाया। उगाने पर देखा तो ये सारे जो पेड़ थे वो सब क्या थे, टॉल थे। तो इसका फिनोटाइप क्या था, फिनोटाइप का मतलब होता है देखने में कैसे क्या, सब टॉल थे। जीनोटाइप था टीटी और फिनोटाइप था सब टॉल थे, सब लंबे थे। यानी कि एक पेरेंट का कैरेक्टर इसमें आ रहा था, दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर हाईलाइट नहीं हुआ। एक पेरेंट का कैरेक्टर आ रहा था और दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर हाईलाइट ही नहीं हुआ। फर्स्ट जनरेशन में दूसरे पेरेंट का कैरेक्टर हाईलाइट ही नहीं हुआ। इसका क्या मतलब हुआ? अब उसने क्या किया कि ये जो पेड़ पैदा हुए टी और टी कॉम्बिनेशन वाले, इसको सेल्फिंग कराई। मतलब ऐसे दो पेड़ ले लिए जिनके अंदर जो हाइब्रिड पैदा हुए थे पहली जनरेशन, तो F1 जनरेशन, तो कह देते हैं F1 जनरेशन के दो पेड़ लिए उसने। तो कैसे लिए? F1 जनरेशन के दो पेड़ लिए, एक टी और दूसरा टी। अब इसको यहाँ पर समझते हैं F1 जनरेशन वाले प्लांट को। इधर देख लीजिए, ये जो है यहाँ पर मैं इसको क्रॉस को बना टी इंटू टी, ये दो पेड़ लिए हमने, ठीक है, टी और टी। सेल्फिंग कहते हैं इसको, सेल्फिंग, SELFING। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। एक जीन कैसे आगे जा रही है, केवल हाइट वाली जीन आगे कैसे बढ़ रही है। लंबा पेड़ और छोटा पेड़ लेते ही जो पैदा हुए पेड़, वो पेड़ जो थे वो सब लंबे पैदा हुए। लेकिन उन्हीं दो लंबे पेड़ों को जब मैंने आपस में क्रॉस कराया तो इनके भी गैमीट बने। अब इसमें जो भी वेरिएशन है तो टी और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, इसमें दो गैमीट बनेंगे अलग अलग टाइप के, क्योंकि जो पैदा होने वाले पॉलन हैं उसमें 50% पॉसिबिलिटी कैपिटल टी की होगी, 50% पॉसिबिलिटी स्मॉल टी की। 50% कैपेसिटी पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी स्मॉल टी की और 50% जो कि दो ही चीज़ें और दो एलईडी है तो एलईडी दोनों नीचे अलग अलग उतर आएंगी गैमीट्स में। लेकिन पॉसिबिलिटी क्या मानेंगे? 50% की पॉसिबिलिटी मानेंगे, 50% की पॉसिबिलिटी मानेंगे। ऐसी ये वाली जो G03, इस जीन ने भी दो गैमीट बनाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी बनाए। अब इनको क्रॉस कराते हैं गैमीट्स को। अगर ये कैपिटल टी और कैपिटल टी यानी कि पेरेंट 1 और पेरेंट 2 के ये दो एलईडी अगर जुड़ गए तो पैदा होने वाले बच्चे के अंदर जेनेटिक कॉम्बिनेशन ये हो। ऐसे ही अगर ये वाली कैपिटल टी इससे क्रॉस कर गई तो पैदा होने वाले बच्चे का जेनेटिक कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी होगा।
और इसी तरीके से अगर ये वाली स्मॉल टी वाली जीन स्मॉल टी वाली एलीली या स्मॉल टी वाला स्पर्म को पोलन अगर इस वाले से क्रॉस कर गया तो पैदा होने वाले ऑप्शन में ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन। और ऐसे ये वाली जीन अगर इससे क्रॉस कर गई तो पैदा होने वाला बच्चे के अंदर, पेड़ के अंदर, सीड के अंदर ये स्मॉल टी का जेनेटिक कॉम्बिनेशन। अब इसका ये रहा इसका जीनोटाइप, इसको कहते हैं जीनोटाइप। लेकिन ये जीनोटाइप क्या रहा इसका 1:2:1। जीनोटाइप क्या रहा इसका 1:2:1। क्या मतलब हुआ कि एक कॉम्बिनेशन अपने आप में सिंगल है, इसका रिपीटिशन नहीं हो रहा। दो कॉम्बिनेशन अपने आप में अलग है, इसका रिपीटिशन, ये दो हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, ये दो हो गए। ऐसे पेरेंट ऐसे बच्चे दो हो गए और ऐसा एक रह गया, स्मॉल टी वाला एक रह गया। तो क्या कॉम्बिनेशन हुआ 1:2:2। अब इसका फिनोटाइप देखे जाए कि ये देखने में कैसे होगा, तो फिनोटाइप इसका चेंज हो गया आश्चर्यजनक तरीके से। और ये जो था ये टॉल था क्योंकि इसमें दोनों एलईडी बढ़ेगी थी, कैपिटल टी बड़ा था इसका, पिताजी ये बड़े थे इसके ये वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो लंबा ही पैदा होगा। लेकिन चूंकि F1 जनरेशन का ये वाला कॉम्बिनेशन कैपिटल टी स्मॉल टी लंबा था, इसलिए ये दोनों पेड़ भी टॉल ही होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले पेड़ भी टॉल ही होंगे। तो क्या मतलब वो 3 टॉल हो गए इसमें, और चौथा वाला इसमें डार्क था, DWAR, डार्क माने छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि अब ये कौन सी जनरेशन हो गई, F2 जनरेशन। ये F2 जनरेशन इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेंट का कैरेक्टर छोटा वाला जो इसके पेरेंट था F1 जनरेशन जिसने पैदा करी, जो छोटा वाला कैरेक्टर था ये वाला, इसने F1 जनरेशन पैदा करी। ये वाला कैरेक्टर जो फर्स्ट जनरेशन में हाईलाइट नहीं हुआ था, जो फर्स्ट जनरेशन में हाईलाइट नहीं हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी बन के रह गया, सब पेड़ टॉल थे, वो कैरेक्टर अब जाकर सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन में हाईलाइट हो गया। F2 जनरेशन में हाईलाइट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये फिनोटाइप आया 3:1 का, यानी कि 3 लंबे और एक छोटा, 3 लंबे और एक छोटा। तो इसका मतलब इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो मेंडल कहता है वो ये कहता है कि कभी भी जब भी प्योर कैरेक्टर्स यानी कि बिल्कुल लंबा और बिल्कुल छोटे दो इंडिविजुअल में क्रॉस कराया जाता है, तो पहली जनरेशन में जो बच्चे या ऑफस्प्रिंग पैदा होते हैं उनके अंदर एक पेरेंट का कैरेक्टर हाईलाइट होता है, जबकि उन दोनों को अगर हम सेकंड जनरेशन में आगे बढ़ाएं यानी कि दोनों की सेल्फिंग कराएं अगर, तो क्या होगा, बाद में सेकंड जनरेशन में आने के बाद एक कैरेक्टर जो हाईलाइट नहीं हुआ था वो सेकंड जनरेशन में हाईलाइट हो जाता है। लेकिन रेशियो क्या रहता है इसका, केवल 25% इसका रेशियो होता है, 25%। देख लो आप, ये 25% और ये 25 और मिलकर 25, ये 50% हो गया और ये 25%। टोटल 4 लोगों में बस पॉसिबिलिटी 25% की स्मॉल टी 25% की पॉसिबिलिटी कैपिटल टी और 50% की प्रोबेबिलिटी जो बनी वो कैपिटल टी स्मॉल टी की बनी। और ऐसे पेड़ एक जीन दूसरे की होने के बाद भी इन्होंने इसको हाईलाइट नहीं किया। इसका मतलब जब ये छोटी वाली जीन दोनों आपस में जुड़ गई, जब ये दोनों जुड़ गई छोटी वाली जीन, तभी ये कैरेक्टर हाईलाइट हो पाया, वो भी सेकंड जनरेशन में। क्योंकि यहाँ पर ये कैरेक्टर ये जीन थी तो सही, एलईडी थी यहाँ पर, ये वाली स्मॉल टी वाली एलईडी थी तो सही, लेकिन ये अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाई, एलईडी होने के बाद भी अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाई। तो यहाँ पर जो इसमें हम समझ रहे हैं वो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन ये कहती है कि जब भी जीन ट्रांसफ़र होती है सिंगल जीन, तो उसके साथ में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो F1 जनरेशन में एक पेरेंट के कैरेक्टर हाईलाइट होते हैं और F2 जनरेशन में दोनों पेरेंट के कैरेक्टर हाईलाइट हो जाते हैं। लेकिन वो रेशियो क्या होता है, 1:2:1 का जीनोटाइप, यानी कि 2 जेनेटिक कॉम्बिनेशन एक जैसे, एक जैसा और एक जैसा। और फिनोटाइप में 3 टॉल यानी कि जो
करेक्टर हाईलाइट नहीं हुआ था वो अब हाईलाइट तो हुआ है, पर 25% हाईलाइट हुआ है कि एक ही बच्चे में वो करेक्टर आया। तो इस तरह से ये मेंडल के इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के कंसेप्ट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ओके, थैंक यू।